हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन बर्ड्स में आप सबका स्वागत है। हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस में जो भारत के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं, इसमें पहले 2 वीडियोस में मैंने कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया है। आज हम वापस से उसी अध्याय से बाकी जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। अगर आपने 2 पहले वीडियो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर इनका अध्ययन कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं अगली जो विशेषता हमारे संविधान की है वो है न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता का समन्वय। हार्मनी बिटवीन जुडिशियल रिव्यू एंड पार्लियामेंट्री सुपरमेसी। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत व संसदीय संप्रभुता के मध्य मार्ग को अपनाया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? क्या है न्यायिक पुनरावलोकन? यानी कि जब कोई ऐसा कानून बन जाता है जो कि हमारे संविधान के अनुसार नहीं है या सभी न्यायपालिका को लगे कि ये संविधान में इसका उल्लंघन हो रहा है, संविधान का इसमें उल्लंघन हो रहा है, तो वो उसका दोबारा से अवलोकन कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? न्यायिक पुनरावलोकन। हमारे संविधान में संसद को सर्वोच्च बनाया गया है और साथ ही उसको नियंत्रित करने के लिए किसको? सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है। यानी कि संविधान का रक्षक कौन हुआ? सर्वोच्च न्यायालय। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका के उन आदेशों तथा संसद द्वारा निर्मित विधि को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान की भावना के अनुरूप ना हो। अगले जो हमारी विशेषता है वो है विश्व शांति का समर्थक, एडवोकेट ऑफ वर्ल्ड पीस। वसुधैव कुटुंबकम हमारा ये सिद्धांत रहा है भारत का। इसके आधार पर भारतीय संविधान में विश्व शांति का समर्थन किया है। नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद कौन से में 51 के अनुसार जो राज्य के जो मूल कर्तव्य हैं उनमें अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है और राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंधों की स्थापना करने की कहा है। भारत किसी देश की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता और अपने पहले चलाकर युद्ध भी नहीं करता। अपने देश के हस्तक्षेप को बर्दाश्त भी नहीं करता। वो भारत ने इसी भावना के अनुरूप पंचशील एवं गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। पंचशील जानते हैं ना? 5 सिद्धांत। हमें सहिष्णुता की भावना को रखना, एक दूसरे देश के सम्मान करना, किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, विश्व में बंधुत्व को बढ़ावा देना। ये जो हमारे 5 सिद्धांत थे उनको क्या कहा गया? पंचशील। गुट निरपेक्षता यानी कि जो शीत युद्ध के दौरान पूरे विश्व के 2 गुट बन गए थे। कौन कौन से? एक तो सोवियत रूस के अंडर में, एक संयुक्त राज्य अमेरिका के अंडर में। और जो दोनों गुट बने थे, इन दोनों गुटों ने विश्व के बाकी देशों को अपने अपने गुट में सम्मिलित करने का पुरजोर कोशिश की। भारत ने उस दौरान एक नीति अपनाई कि मुझे इन दोनों ही गुटों में सम्मिलित नहीं होना, और उन्होंने एक जो नीति अपनाई थी उसको क्या नाम दिया? गुट निरपेक्षता। और उन्होंने एक इस आंदोलन के तौर पर इस गुट निरपेक्षता को स्थापित किया। आगे समझ में गुट निरपेक्षता क्या है, पंचशील क्या है। आगे चलते हैं हम आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस। यानी कि आपात समझते हैं क्या होता है? आपात जब हमारे देश पर कोई बाहरी शक्ति आक्रमण कर दे या हमारे आंतरिक विद्रोह हो जाए या ऐसी आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो जाए कि हमारा देश चलाना, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चलाना भारी हो जाए, मुश्किल हो जाए, तो हम उस समय एक स्थिति आपात की घोषणा करते हैं। अनुच्छेद 352 के अनुसार बाहरी आक्रमण, अंडरलाइन करना इसको, कौन से अनुच्छेद? 352 के तहत बाहरी आक्रमण होने पर, सशस्त्र विद्रोह, युद्ध की स्थिति होने पर, अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। यानी कि 352 जब अनुच्छेद लगेगा तब कब लगेगा? आक्रमण होगा बाहरी, सशस्त्र विद्रोह होगा, युद्ध होगा, तब हम अनुच्छेद 352 को लागू कर सकते हैं। अनुच्छेद 356 के द्वारा राज्यों में यानी किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र यानी कि वहां की सरकार विफल हो जाती है, सरकार राज्य को चलाने में विफल हो जाती है, तो वहां 356 अनुच्छेद लगाई जाती है। अनुच्छेद 360 के अनुसार जब हमारे वित्तीय स्थिति उत्पन्न ऐसी यानी कि आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है तो संपूर्ण देश या देश के किसी भाग में आपातकाल लागू किया जा सकता है। अंडरलाइन करना इन तीनों अनुच्छेदों को। 352 के तहत क्या? सशस्त्र विद्रोह और भारी आक्रमण। 356 के तहत क्या?
राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता, यानी कि राज्यों का शासन विफल हो जाना। उसी राज्य में लगेगा ये जिस राज्य का शासन तंत्र विफल हुआ है। अनुच्छेद 360, जब हमारी वित्तीय स्थिति संकटपूर्ण हो जाए तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और सारी शक्तियां किसके अधीन चली जाती हैं? राष्ट्रपति के अधीन चली जाती हैं। इकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, समझते हैं ना। भारत के संविधान में जो संघात्मक व्यवस्था तो अपनाई गई है, लेकिन नागरिकता कैसी रखी गई है? इकहरी नागरिकता रखी गई है, न कि दोहरी। हम किसी राज्य के नागरिक नहीं हैं, हम किसी स्टेट के नागरिक नहीं हैं, हम सिर्फ और सिर्फ कहाँ के नागरिक हैं? भारत के नागरिक हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श, अगली हमारी जो विशेषता है, आइडियल ऑफ एस्टेब्लिशिंग वेलफेयर स्टेट। संविधान के नीति निर्देशक तत्व जो हमने देखा था ना 36 से 51 तक हमारे जो है, उनमें एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है। इस हेतु केंद्र व राज्य सरकारें नागरिकों को पौष्टिक भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाए। ये नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य बन जाता है। अगला जो हमारी विशेषता है, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था, स्पेशल प्रोविजन फॉर वेलफेयर ऑफ मिलिट्री ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक जिनकी संख्या थोड़ी है, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे भाषा के आधार पर हो, चाहे वो संस्कृति के आधार पर हो, उनके हितों की रक्षा करने की विशेष व्यवस्था। इसके अतिरिक्त संविधान में अनुसूचित जातियों व जनजातीय क्षेत्र के नागरिकों को सेवाओं, संसद, विधानसभाओं और अन्य क्षेत्रों में विशेष आरक्षण प्रदान किया गया है। अंडरलाइन करना, अनुच्छेद 330 और 32 के तहत इन दोनों को देखना। अनुसूचित जातियों, जनजातियों को लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण दिया गया है। प्रारंभ में यह व्यवस्था कब 25 जनवरी 1960 तक की गई थी, लेकिन वर्तमान में संशोधन कर इसकी सीमा आगे बढ़ाई जा रही है। 95वें संविधान संशोधन 2010 के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था 25 जनवरी 2020 तक बढ़ा दी गई थी, लेकिन अब इसको और भी आगे बढ़ा दिया गया है। अनुच्छेद इसके आधार पर आगे हम देखते हैं हमारे जो विशेषता है, मोस्टली प्रेम्बल, यानी कि प्रस्तावना। हमारे संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना दी गई है जिसके द्वारा संविधान के मूल उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है, जिससे संविधान की क्रियान्विति तथा उसका पालन संविधान की मूल भावना के अनुसार किया जा सके। संविधान के गौरवपूर्ण मूल्यों को संविधान की प्रस्तावना में रखा गया है। हम आज इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखो भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना, जिसमें कुछ शब्द बाद में जोड़े गए थे। हम देखते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक, एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। हम भारत के लोग, यानी कि जो संविधान निर्मात्री सभा है उसने कहा कि हम संविधान नहीं बना रहे, पूरा भारत के नागरिक जो हैं वो संविधान बना रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं। यानी कि भारत के लोग क्या कहते हैं, हम हमारे भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व समझते हैं ना। 1947 से पहले हमारे पास प्रभुसत्ता नहीं थी। किसके पास थी हमारी प्रभुसत्ता? इंग्लैंड के पास, अंग्रेजों के पास। एक राज्य को राज्य कहने के लिए, एक देश कहने के लिए, एक राष्ट्र कहने के लिए उसके पास 4 चीजें होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले क्या? उसका क्षेत्रफल, फिर उसकी क्षेत्रफल, निवासित जनसंख्या, और जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक सरकार, और सरकार जब अपना कार्य करती है उस कार्य को करवाने के लिए, जनता से उसको मनवाने के लिए उसके पास एक सत्ता, और उसको हम क्या कहेंगे? प्रभु सत्ता। लोकतंत्र तो हम समझ गए ना। अब्राहम लिंकन की हमें कोटेशन सबको याद है, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। तो वो लोकतंत्र यानी कि जनता का तंत्र। गणराज्य का अर्थ समझते हैं ना। जब लोकतंत्र है और गणराज्य दोनों इक्वल शब्द लग रहे हैं कि लोकतंत्र भी जनता का तंत्र और गणराज्य भी, तो इसमें हमें गणराज्य देखना है कि हमारा जो राष्ट्रपति है, एक संवैधानिक प्रमुख है, उसका इलेक्शन भी अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। उसे किसी वंश के आधार पर स्थापित नहीं किया जा सकता। जैसे ब्रिटेन का राजा होता है, उसके बाद उसका पुत्र राजा बनेगा, उसके बाद उसका पुत्र। लेकिन हमारे भारत में जो संवैधानिक प्रमुख है उसका भी क्या होता है? इलेक्शन बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक,
कैसे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 न्याय दिए गए हैं, अंडरलाइन करना। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, न्याय कितने? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। विचार, अभिव्यक्ति 1, विश्वास 2, धर्म और उपासना 4 स्वतंत्रताएं। प्रतिष्ठा और अवसर की क्या? समानता प्रदान कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता समझते ना, भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख कितनी? 26 नवंबर 1949 ईस्वी, यानी कि ये तो क्या हो गया इंग्लिश में ना, और हमारे भारतीय महीना हो गया मिति माघ शुक्ल सप्तमी संवत 2000 विक्रमी को एतद द्वारा इस विधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब ये तो हमारा था प्राथमिक संविधान की प्रस्तावना, लेकिन 42वें संशोधन के माध्यम से 1976 में इसमें कुछ जोड़ा गया, इसमें संशोधन किया गया। और क्या जोड़ा गया? देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर क्या जोड़ दिया गया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य स्थापित किया गया। यानी कितने शब्द जुड़ गए? समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, दोनों शब्द जुड़ गए ना हमारे इसमें। लोकतंत्रात्मक गणराज्य तो पहले ही था, लेकिन क्या जोड़ा? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष। राष्ट्र की एकता के स्थान पर क्या कर दिया? राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी कि हमारी मूल प्रस्तावना में अखंडता शब्द नहीं था, हालांकि मेरे शब्द मुंह से निकला, लेकिन अखंडता को कब जोड़ा गया? 1942वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया। इस संशोधन के बाद प्रस्तावना हमारे सामने जो है, इसको एक बार हम सरसरी तौर पर देखेंगे। क्या हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न बनाने के लिए तथा संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस विधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति माघ शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस विधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब हम देखते हैं विस्तृत विवेचना। जैसे कि हमने देखा, हम भारत के लोग संविधान के निर्माताओं के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? जनता में निहित है। और उसके बाद सरकार के विभिन्न रंगों के पास है, ये सब जनता से मिली हुई है। अब देखते हैं हम इसके उद्देश्य, किसके? हमारे संविधान के। सबसे पहला उद्देश्य क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इस पदावली से यह व्यक्त होता है कि भारत पूर्ण रूप से क्या है? प्रभुत्व संपन्न है, वो किसी के अधीन नहीं है, वो आंतरिक और विदेशी मामलों में किसी भी देश की शक्ति के अधीन नहीं है। दूसरा, समाजवाद। समाज शब्द जो कब जोड़ा था? देखा ना हमने 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया। इसके आधार पर इसको अधिक स्पष्ट किया गया। समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आर्थिक विषमता को दूर करने का प्रयास किया गया। अगला हमारा जो पंथ निरपेक्ष, इसको भी कब जोड़ा? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और इसका आधार क्या है? धर्म के क्षेत्र में भारत धर्म विरोधी न है और न ही धर्म का प्रचार करेगा, बल्कि वह तटस्थ रहेगा और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। अगला क्या? लोकतंत्रात्मक। इससे तो हम समझ ही गए होंगे, जनता का तंत्र, सारी शक्ति किसमें? जनता में है और जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी जो उसका शासन चलाएंगे। अगला हमारा है गणराज्य। इसका अर्थ क्या हुआ? भारत के राज्य अध्यक्ष, मैंने पहले भी तुम्हें समझा दिया कि जो संवैधानिक प्रमुख होता है, हमारे देश का प्रमुख होता है, अध्यक्ष होता है, सर्वोच्च व्यक्ति होता है, वो वंश के अनुसार न होकर क्या होगा? निर्वाचित प्रतिनिधि होगा। भारत का राष्ट्रपति क्या? निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। अगला हम जो देखते हैं विवरणात्मक भाग, इसमें क्या दिया गया? विवरण सामाजिक,
आर्थिक व राजनीतिक न्याय। 3 न्याय देखे हमने। सामाजिक यानी कि समाज में किसी आधार का भेदभाव नहीं होगा जाति नस्ल के आधार पर। आर्थिक मतलब अनुच्छेद 39 के तहत, ये क्या है हमारा नीति निर्देशक तत्व, ध्यान करना, अंडरलाइन करना है इसको। आर्थिक न्याय, अनुच्छेद 39 में आर्थिक न्याय के आदर्श को भी स्वीकार किया गया है, यानी कि अपने नीति का संचालन इस प्रकार करेगी सरकार कि समान रूप से सभी नागरिकों को अपनी जीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। आगे हम जो देखते हैं क्या, राजनीतिक न्याय, यानी कि भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की स्थापना करेगा। स्थापना संवैधानिक उपचारों द्वारा राजनीतिक न्याय के आदर्श को मूर्त रूप प्रदान करेगा। अगला है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। हमने देखा 3 स्वतंत्रता भारतीय संविधान में दिया गया ना, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता किसमें, देश के सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और बंधुत्व प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता भावना को बढ़ाने के लिए संकल्प किया गया। आगे व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता। इसमें संविधान निर्माता भारत को विविधताओं के अंतर्गत विद्यमान एकता से परिचित थे। वे चाहते थे हमारे नागरिक क्षेत्रीयता, प्रांतवाद, भाषा, सांप्रदायिकता के महत्व को न देकर देश की एकता के भाव को अपनाए। राष्ट्र की एकता व व्यक्ति की गरिमा का आधार इसमें रखा गया। अखंडता, 42वें संविधान संशोधन में उद्देशिका में अखंडता शब्द जोड़ा गया। इसका मतलब क्या है कि भारत के कोई भी टुकड़े नहीं कर सकता। ये हमने इसमें देखा। अब हम इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। सबसे पहला देखो, फटाफट देखेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। प्रस्तावना संविधान का सार, विश्व का विशाल संविधान, लिखित एवं निर्मित, संसदीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, वयस्क मताधिकार, विलक्षण दस्तावेज, एकात्मक और संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग, स्वतंत्र न्यायपालिका, कठोरता लचीलेपन का मिश्रण, विश्व शांति का समर्थक, आपातकालीन उपबंध, एकल नागरिकता, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। प्रस्तावना के महत्वपूर्ण बिंदु, भारतीय संविधान का एक संक्षिप्त एवं सारपूर्ण घोषणा पत्र। इस प्रकार हमने हमारे इस संविधान की विशेषताओं का पूरा अध्ययन कर लिया है। इसकी तीनों वीडियोस को हम ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, बार बार इसका दोहरान करेंगे। इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, 4 का भी आता है और 1-2 नंबर के भी आते हैं। इसलिए हमें इस चैप्टर को सीरियसली अच्छे से याद करना है, तैयार करना है। अगर आपकी कोई समस्या है वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद।